करने जा रहे हैं, जो कि भारत में बहुत सारे सालों तक, लगभग 200 सालों तक इन्होंने भारत में शासन किया। अगर मैं बात करूं मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य का हम सबसे पहले देखेंगे किस शासनकाल से, मतलब किसके शासनकाल से भारत में मुगल आए और कहां तक भारत में मुगल रहने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम मुगल शासनकाल की लिस्ट थोड़ा सा। मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य जो रहता है आपका, वो रहता है 1526 से 1707 तक, मतलब 1707 तक। इस दौरान हम जिन शासकों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनमें सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं बाबर को। सबसे पहले आप पढ़ेंगे किसको? बाबर को। ये वही व्यक्ति था जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, मतलब मुगल साम्राज्य का संस्थापक की अगर मैं बात करूं, संस्थापक, तो यही व्यक्ति रहने वाला है, मतलब बाबर। और बाबर के बाद आप पढ़ते हैं मुगल में इसके बेटे हुमायूं को। किसको पढ़ेंगे? हुमायूं को पढ़ेंगे आप। हुमायूं के बाद आप पढ़ते हैं हुमायूं के बेटे, जिसका नाम होगा अकबर। इस व्यक्ति को हर व्यक्ति जानता है, जिसका नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर। और अकबर के बाद जस्ट इनके बेटे को पढ़ते हैं, जिसका नाम है जहांगीर। जहांगीर। और चूंकि इस व्यक्ति को आप सब जानते हैं किस नाम से? सलीम के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं भाई? सलीम के नाम से जानते हैं। और आप सब जानते होंगे ये सलीम किस मैटर में ज्यादा फेमस रह चुके हैं? तो आप सब जानते हैं ये अनारकली, बिल्कुल ये वही सलीम है जो अनारकली के बारे में ज्यादा फेमस रह चुके हैं। कौन? सलीम। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जहांगीर के बाद आप पढ़ते हैं आप किसके बारे में? तो पढ़ेंगे आप शाहजहां के बारे में। किसके बारे में? शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। और शाहजहां के बाद आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मुगलों के अंतिम शासक, जिसका नाम रहेगा औरंगजेब। किसका नाम? औरंगजेब। इस व्यक्ति को आप पढ़ेंगे किस साम्राज्य में? मुगल साम्राज्य में। और जैसे ही औरंगजेब खत्म होता है, उसी के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है, या फिर यूं कहूं कि मध्यकालीन इतिहास का अंतिम चैप्टर ही होता है। कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद इनके बेटे जो होते हैं वो उत्तर मुगलवर्ती काल में आप पढ़ते हैं उन बच्चों को। किसके बच्चों को? औरंगजेब के, जो कोई एक नाकाराम निकम्मे बच्चे होते हैं, जिसके कारण मुगल साम्राज्य जो इन्होंने इतनी तेजी से खड़ा किया, उसको ढहने का काम करता है। कौन? इनके बेटे, जिसका नाम होगा औरंगजेब। बात समझ में आ गई? तो हम देखेंगे सबसे पहले बाबर। ठीक है, बाबर को आज हमने पढ़ना है। और बाबर का अगर मैं शासनकाल की बात करूं, तो बाबर रहने वाला है 1526 से 1530। इस व्यक्ति का जो शासनकाल है वो लगभग 4 साल का रहेगा। ठीक है, फिर बाबर के बाद पढ़ेंगे आप हुमायूं को 1530 से 1540। और इन्हीं का शासनकाल जो रहने वाला है वो रहेगा 1555 से 1556। ठीक है, हुमायूं का शासनकाल 2 फेज में देखने को मिलता है, मतलब 1530 से 1540 और 1555 से 1556। उसके बाद आप पढ़ते हैं अकबर को। ठीक है, 1556 से। कब से पढ़ते हैं? 1556 से आप पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे 1605 तक। कहां तक पढ़ेंगे? 1605 तक। और फिर इसको पढ़ेंगे आप जहांगीर को या सलीम को 1605 से 1627 तक। ठीक है, शाहजहां को आप पढ़ेंगे 1627 से 1658 तक। और इसी के बाद अंतिम मुगल शासक को पढ़ेंगे 1658 से 1707 तक। और 1707 के बाद ही आपका मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो जाने वाला है इस भारत में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अंतिम मुगल शासक कौन होगा आपका? औरंगजेब। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप करने वाले हैं हम किसके बारे में? बाबर के बारे में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये संस्थापक अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक रहा है वो रहा है कौन? बाबर। और अंतिम रूलर की अगर मैं बात करूं, अंतिम शासक की बात करूं, तो वो रहा है कौन? औरंगजेब। ये कौन होगा भाई? अंतिम शासक। बात समझ में आ गई? तो इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए, तो हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका कौन सा? बाबर। क्या रहने वाला है? बाबर। और बाबर का टाइम पीरियड अभी अभी आपने देखा कब से है? 1526 से 1530। चलिए, हमें बाबर को पढ़ना है सबसे पहले। और जब बाबर को हम पढ़ने की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि बाबर आखिर भारत कैसे आया।
भारत का बाबर का जन्म कहाँ हुआ, भारत बाबर जो आया वो कैसे आया, ठीक है, इसको किस तरीके से इनवाइट किया गया, ये सब देखेंगे आज हम बाबर के चैप्टर पे। बात समझ में आ गई? तो सबसे बात करते हैं सबसे पहले इनके जन्म की। क्या कहते हैं? जन्म। बाबर का जो जन्म है वो हुआ था 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 1483 को, ठीक है। भाई साहब बाबर जो है वो वैलेंटाइन डे का गिफ्ट माने जाते हैं, मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था, वैलेंटाइन डे के गिफ्ट थे बाबर। बात समझ में आ गई, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो आपके अफगानिस्तान के ट्रांस साई ऑक्सियाना, कहां पे? ट्रांस ऑक्सियाना, ठीक है, अफगानिस्तान में एक रियासत है ट्रांस ऑक्सियाना, उसमें ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फरगना। क्या नाम है? फरगना, ठीक है। यहां पर फरगना में जन्म होता है किसका? बाबर का। और इनके पिता का नाम अगर मैं बात करूं तो इनके पिता जो है, उनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या रहता है? उमर शेख मिर्जा। इनके जो पिता का नाम मिलता है वो मिलता है उमर शेख मिर्जा, तथा इनकी मां का जो नाम है, इनकी मां की बात करूं अगर मैं, तो इनकी मां का नाम मिलता है कुतुब निगार खानम, ठीक है भैया। इनके पिता का जो नाम है वो मिलता है उमर शेख मिर्जा और इनकी मां का जो नाम मिलता है वो मिलता है कुतुब निगार खानम। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? फरगना में हुआ था। तथा इनका जो जन्म का टाइमिंग या डेट की मैं बात करूं तो इनका डेट है वैलेंटाइन डे के दिन, मतलब 14 फरवरी 1483। भाई साहब किसका गिफ्ट थे? वैलेंटाइन डे का गिफ्ट माने जाते हैं कौन? बाबर। बात समझ में आ गई? तो देखिए अब हम बात करेंगे बाबर की। कहते हैं कि जब बाबर का जन्म हुआ, ठीक है, उस समय पर उमर शेख मिर्जा कहां के शासक थे? फरगना के शासक थे। बात समझ में आ गई? कहां के शासक थे? फरगना के शासक हुआ करते थे। कौन? उमर शेख मिर्जा, ठीक है। और उमर शेख मिर्जा का ही बेटा था कौन? बाबर, ठीक है। यहां की दंत कथाएं कहती हैं, यहां के लोग कहते हैं कि जब बाबर 7 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के? 7 वर्ष का बाबर हुआ, तब ये समस्त युद्ध कलाओं में निपुण हो चुका था। कौन हो चुका था? बाबर समस्त युद्ध कलाएं, जितनी भी युद्ध कलाएं चलती थी इस जगह पर, उन सभी युद्ध कलाओं में 7 वर्ष की उम्र में निपुण हो चुका था। कौन? बाबर। और जब ऐसा हुआ तो उमर शेख मिर्जा, मतलब इनके पिता को क्या हो गई? टेंशन होना स्टार्ट हो गई। क्या दिक्कत थी भैया उमर शेख मिर्जा को? क्यों टेंशन होना स्टार्ट हो गई उमर शेख मिर्जा को? तो आइए जानते हैं। जो उमर शेख मिर्जा है, उमर शेख मिर्जा, एक्चुअली जो ये मिर्जा है ये इनकी पैतृक उपाधि मानी जाती है, ठीक है। ये जो मिर्जा है ये पैतृक उपाधि मानी जाती है किसकी? इनकी, बाबर की, या फिर इनके पिता की कहूं मैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो बाबर है वो 7 वर्ष की उम्र में समस्त युद्ध कलाओं में निपुण हो चुका और 24 घंटे कहां पे व्यतीत करता था? युद्धाभ्यास में व्यतीत करता था। मतलब 24 घंटे लड़ाई झगड़े मारकाट यही सब दिखता था किसको? बाबर को, ठीक है। और जब ये पता चला उमर शेख मिर्जा को तो टेंशन हो गई किसको? उमर शेख मिर्जा को। कहता है यार अच्छा बेटा पैदा कर लिया, ठीक है, 24 घंटे लड़ाई झगड़े में ही व्यतीत करता है। और टेंशन हो गई जब उमर शेख मिर्जा को, तो एक दिन उमर शेख मिर्जा बुलाते हैं किसको? बाबर को। जब बाबर की उम्र सिर्फ कितने साल की थी? 7 साल की थी। बाबर को बुलाता है उमर शेख मिर्जा और उमर शेख मिर्जा बाबर से कहता है कि देख बेटा, मैं मानता हूं कि युद्ध को सीखना जरूरी है, या फिर मैं ये कहूं कि साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध सीखना जरूरी है, लेकिन साम्राज्य विस्तार से पहले आपको साम्राज्य को चलाना भी तो सीखना चाहिए। तब बाबर अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, ये जो आपका फरगना है ना, क्योंकि ये जो उमर शेख मिर्जा है कहां के शासक हुआ करते थे? फरगना के। कहां के? फरगना के। तो कहता है कि पिताजी जो आपका ये फरगना है ये मेरे जूती की नोक के बराबर है। किसके बराबर है? जूती की नोक के बराबर। तो अगर मैं यहां सिर्फ अपनी जूती की नोक टिकाऊंगा तो बाकी पैर कहां रखूंगा? बाकी जो पैर है वो कहां रखूंगा? तब इस दिन उमर शेख मिर्जा अपने बेटे की साहस और अपने बेटे को इतना तेज देखकर कि ये सिर्फ जूती की नोक समझ रहा है किसको? फरगना को, ये सब देखकर उमर शेख मिर्जा परेशान हो जाता है, ठीक है। और उमर शेख मिर्जा पूछता है तो क्या चाहते हो तुम? तब ये बाबर कहता है कि मेरी नजर सुदूर उत्तर पूर्व, कहां पर? उत्तर पूर्व भारत को देखती है।
जो मेरी नजरें हैं वो कहां देखती हैं? सुदूर उत्तर पूर्व भारत को देखती है। मतलब मैं एक दिन भारत का क्या बनना चाहता हूं? शासक बनना चाहता हूं। अब दो ही बातें होती हैं, जब कोई व्यक्ति 7 साल की उम्र में, मतलब जब कोई बच्चा 7 साल की उम्र में ऐसे सपने देखता है तो या तो वो उसको पाकर ही रहता है या पाते पाते मिट जाता है। लेकिन बाबर मिटने वालों में से नहीं, मिटाने वालों में से पैदा हुआ था। और ये व्यक्ति जो बाबर है, ये जाहिर सी बात है कहां पर शासन करेगा एक दिन? भारत में। कैसे शासन करेगा आइए वो देखते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब बाबर क्या चाहता था? बाबर हिंदुस्तान पर शासन करना चाहता था या हिंदुस्तान का शासक बनना चाहता था। तो कुछ ही समय बाद जब बाबर 11 वर्ष के हुए, ठीक है, कितने वर्ष के? 11 वर्ष के हुए, तब बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की क्या हो गई? मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु। बात समझ में आ गई? ठीक है। 1494 में उमर शेख मिर्जा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई तब बाबर 11 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में भाई? 11 वर्ष की उम्र में बाबर शासक बनता है। क्या बनता है? शासक। ठीक है। और ये शासक बनता है कब? 1494 में। बात क्लियर है? तो 1494 में बाबर क्या बन जाता है? शासक। ठीक है, बाबर क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है। इसके बाद की जब हम बात करें तो इतना प्लीज जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बात करेंगे। ठीक है। चलिए अब देखिए, बाबर जो है वो फरगना का क्या बन चुका था? शासक बन चुका था। क्या बन चुका था? फरगना का शासक बन चुका था। ठीक है। और बाबर, ठीक है, इस समय पर 11 वर्ष का हो चुका था। कितने वर्ष का? 11 वर्ष का। 11 वर्ष का हो चुका था और बाबर क्या बन चुका था? शासक बन चुका था। जब बाबर शासक बना तब तक ये अपने सपने को, मतलब जो इसका सपना था, ये भारत को भूल चुका था। ठीक है। और जब भारत को भूल गया तो ये क्या चाह रहा था? ये अब अपने साम्राज्य का विस्तार करने का सोचता है। और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये उत्तर पूर्व की जगह उत्तर पश्चिम, कहां को? उत्तर पश्चिम को चुनता है। किसको? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम में ही किसको? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसी बड़ी बड़ी छोटी छोटी रियासतें, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाकर ये अपने साम्राज्य को विस्तार करने की सोचता है। कौन? बाबर। जब ऐसा सोचता है तो इस दौरान लगभग 13 साल बीत गए। कितने साल? 13 साल बीत जाते हैं। लेकिन इस दौरान इन 13 सालों में ना तो बाबर के साम्राज्य का विस्तार हो पाता है, ना ही परिवार का विस्तार हो पाता है। इस 13 सालों में बाबर की 3 शादियां हो चुकी होती हैं। कितनी? 3 शादियां। ठीक है। कितनी शादियां हो गई भैया? 3 शादियां हो चुकी होती हैं इस दौरान। ठीक है। लेकिन बाबर का ना तो परिवार का विस्तार हो पाता है, मतलब परिवार का विस्तार नहीं हो पाया, मतलब बाबर के क्या नहीं हुए? बच्चे नहीं हुए। ठीक है। इस दौरान सिर्फ 3 शादियां हो गई बाबर की, लेकिन क्या नहीं हो पा रहे हैं? ना तो बच्चे हो पा रहे हैं और ना ही ये क्या कर पा रहा है? अपने साम्राज्य का विस्तार कर पा रहा है। बात समझ में आ गई? और जब ऐसा हुआ, ठीक है, तो बाबर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया, इस समय पर समय जो चल रहा था वो चल रहा था 1507 का। कब का? 1507 का। 1507 के समय ये ज्योतिष वगैरह में बड़ा मानता था। तो किसी व्यक्ति ने कह दिया इससे कि ये जो तुम्हारी उपाधि है, कौन सी उपाधि? मिर्जा, जो कि इसकी पैतृक उपाधि है, इसको तुम्हें त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। और ये 1507 में, ठीक है, बात समझ में आ गई? इससे कहा गया कि ये जो तुम्हारी पैतृक उपाधि है, यही तुम्हारी जो शक्तियां हैं इसको कमजोर बनाए हैं। ठीक है। तुम क्या कर दो? इस पैतृक उपाधि को त्याग दो। जिस दिन तुम पैतृक उपाधि को त्याग दोगे उसी दिन से तुम्हारे ऊपर क्या हो जाने लगेगी? कृपा आना चालू हो जाएगी। क्या आना चालू हो जाएगी? कृपा। और भाई साहब 1507 में बाबर क्या करता है? अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा, पैतृक उपाधि मिर्जा को क्या कर देता है? त्याग देता है। मिर्जा को त्याग देता है। अपनी पैतृक जो उपाधि है उसको त्यागता है और ये कुछ अन्य उपाधियां धारण करता है। क्या करता है? अन्य उपाधि। अगर मैं उपाधियों की बात करूं तो ये बादशाह,
ऑब्लिक बादशाह। बादशाह जो है वो वर्ड है तुर्की भाषा का। किस भाषा का वर्ड है? ये जो बादशाह वर्ड है ये वर्ड है तुर्की भाषा का, और जबकि ये बादशाह जो वर्ड है ये है फारसी भाषा का। बात समझ में आ गई? तो ये बादशाह और बादशाह की उपाधि धारण करता है। ये अपनी पैतृक उपाधि मतलब पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग देता है। कब? 1507 में। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को कब त्यागा था, तो भैया याद रखिएगा 1507 में बाबर अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्यागता है। और अगर आपसे पूछ ले कि बाबर पैतृक उपाधि को त्याग कर बादशाह या पातशाह की उपाधि कब धारण करता है, तब भी याद रखिएगा कि 1507 में बाबर क्या कौन सी उपाधि धारण करता है? पातशाह या बादशाह की उपाधि धारण करता है। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, इसको जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। बादशाह बाबर जो है वो अपनी पैतृक उपाधि को त्याग कर किसकी उपाधि धारण करता है? पातशाह ऑब्लिक बादशाह, ये उपाधियां धारण करता है कौन? बाबर। कब? 1507 में। और जब ये पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर ये पातशाह और बादशाह की उपाधि धारण करता है, वैसे ही भाई साहब की क्या हो गई? कृपा आना चालू हो गई। मतलब भाई साहब क्या हो गए? भाई साहब को इनके लक जो है, लक है वो इनका साथ देना चालू कर देता है। किसका? बाबर का। और 1507 के जस्ट 9 माह बाद, कितने माह बाद? 9 माह बाद, मतलब 1508 में बाबर का जो पुत्र मतलब जो परिवार नहीं बढ़ रहा था, भाई साहब का परिवार बढ़ गया। एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है जिसका नाम होगा क्या? हुमायूं। और हुमायूं का अर्थ की बात करूं तो हुमायूं का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। क्या अर्थ होता है? सौभाग्यशाली। अब ये जो हुमायूं है जिसका अर्थ है सौभाग्यशाली, ये किसके लिए भाग्यशाली था भैया? ये किसके लिए भाग्यशाली था? बाबर के लिए या खुद के लिए? ये बाबर के लिए भाग्यशाली रहेगा या खुद के लिए, ये भी देखना है। तो भैया जो हुमायूं होता है वो सबसे पहले अपने पिता के लिए भाग्यशाली सिद्ध होता है। जैसे ही इसने क्या किया? पैतृक उपाधि को ग्रहण किया। जैसे ही इसने पैतृक उपाधि को ग्रहण किया, आपको याद होगा कि बाबर बार बार आक्रमण कर रहा है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में, लेकिन फिर भी क्या नहीं बढ़ रहा है? साम्राज्य नहीं बढ़ रहा है। और जब ऐसा होता है तो इसी दौरान ये जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान जो है, ठीक है, ये जो उज्बेकिस्तान है ये ऑटोमेटिक, इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उज्बेकिस्तान किसके पास पहुंच जाता है? बाबर के पास। अब क्या होता है वो समझिए। जो उज्बेकिस्तान है, ठीक है, यहां इसको जो बाबर है इसको बहुत ज्यादा टक्कर दे देता था उज्बेकिस्तान का जो सेनापति था। क्या था? सेनापति। और उस सेनापति का जो नाम था वो था शेवानी खां। ये जो उज्बेकिस्तान का सेनापति था इसका नाम था शेवानी खां। ये बाबर को बहुत ज्यादा टक्कर देता था। बात समझ में आ गई? और बाबर ने कई बार उज्बेकिस्तान को जीता, लेकिन कई बार 2 माह, कई बार 3 माह, इतने ही शासन कर पाया। और वापस से उज्बेकिस्तान का सेनापति जो था वो शेवानी खां, ये वापस से बाबर को हरा कर किसको? उज्बेकिस्तान को छीन लेता था। एक बार की बात बताऊं तो 1502 में शेवानी खां और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है सराय पुल का युद्ध। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या होता है? सराय पुल का युद्ध। कब होता है? 1502 में। 1502 में बाबर और किसके बीच में? शेवानी खां के बीच में एक युद्ध होता है। याद रखिएगा कौन सा युद्ध? तो ये युद्ध का नाम होगा सराय पुल का युद्ध। किसके किसके मध्य हुआ है भैया? तो याद रखिएगा बाबर वर्सेस शेवानी खां। जब इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जो बाबर है, ठीक है, ये हार जाता है और शेवानी खां बाबर की बहन को उठाकर अपने साथ ले जाता है और इससे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि इसको उज्बेकिस्तान मिल जाता है। तो उज्बेकिस्तान का जो शासक था, क्या था? शासक था, उसकी कहा सुनी हो गई किसके साथ? शेवानी खां से। मतलब बहस हो जाती है, थोड़ा सा टकरार आ जाती है शेवानी खां और किसके बीच में? उज्बेकिस्तान के शासक के बीच में। और जब ऐसा हुआ तो अब शेवानी खां कहाँ जाएगा भाई? जो ये शेवानी खां है, अब ये शेवानी खां कहाँ जाएगा?
क्या बाबर के पास आएगा? क्या ये जो शिवानी खां है, क्या शिवानी खां बाबर के पास आ सकता है? अब याद होगा आपको कि बाबर के साथ इसका सरायपुल का युद्ध हुआ था, जिसमें जब ये हार गया तो ये बाबर की बहन को उठाकर ले गया। तो क्या ये इसके पास आ सकता है? क्या ये उज्बेकिस्तान के शासक के पास रह पाएगा? अब कंडीशन बिध गई, ठीक है। तो भैया जैसे ही ये शिवानी खां हुआ तो अब शिवानी खां ये सब छोड़ छाड़ कर किसके पास आता है? बाबर के पास। और बाबर से कहता है, देख बाबर, मान ना मान तेरा जीजा तो मैं ही हूं, मान ना मान तेरा जीजा मैं ही हूं। अब बाबर भी जानता था कि यही वो व्यक्ति था, शिवानी खां ही वो व्यक्ति है जो घनी टक्कर देता है, सबसे ज्यादा टक्कर देता है किसको? बाबर को। अगर ये ना होता तो कब का उज्बेकिस्तान जीत चुका होता। कौन? बाबर। और जब ऐसा हुआ, ये खुद से आके बोले कि मान ना मान तेरा जीजा तो मैं ही हूं, तो बाबर भी बोल दिया, कैसी बात करते हो जीजा जी, हम तो इंतजार कर रहे थे आप कब आओ, ठीक है, आप खुद इतने देर कर दे हो, ठीक है, आप पहले आ जाते, अभी तक तो हम पूरा साम्राज्य जीत चुके होते। और अब यहां से बाबर के साथ मिल जाता है कौन? शिवानी खां। कौन मिल जाता है भैया? शिवानी खां। और यही शिवानी खां बाबर को दो पद्धतियां सिखाता है। कौन कौन सी? नंबर 1 तुगलमा पद्धति। कौन सी पद्धति? तुगलमा पद्धति। इसमें सेना को टुकड़ों में बांटकर युद्ध करना सिखाया जाता है। किस पद्धति में? तुगलमा पद्धति में। और दूसरी पद्धति सिखाता है कौन? कौन सी? इसका नाम होता है तोप खाना। कौन सी पद्धति? तोप खाना सिखाता है। बात समझ में आ गई? मतलब तोपों को चलाना कौन सिखाता है? शिवानी खां ही सिखाता है। कौन? किसको? बाबर को। ये जो तुगलमा पद्धति है ये उज्बेकिस्तान की ही देन है। किसकी? उज्बेकिस्तान, ठीक है। जबकि ये तोपखाना देन है ईरान की। किसकी देन है? ईरान की, ठीक है। तो शिवानी खां बाबर को दो पद्धतियां सिखाता है, और जब ये दो पद्धतियां सिखाता है तो बाबर धीरे धीरे कर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ऐसे कई सारे देशों को जीत लेता है। कौन? बाबर। और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चालू कर देता है। बात समझ में आ गई? मतलब जाहिर सी बात है, हुमायूं बाबर के लिए क्या साबित हुआ? भाग्यशाली साबित होता है। बात समझ में आई? और जब ऐसा हुआ तो बाबर जो है वो अब क्या करता है कि धीरे धीरे काबुल वगैरह को जीतता हुआ कहाँ आ जाता है? भारत के ही पास। उस समय पर जो ये क्या बोलते आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट था, ये पंजाब का पार्ट हुआ करता था। और पंजाब में आप पहुंचता है कौन? बाबर। बात समझ में आई? और ये भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में अब पहुंचता है। बात समझ में आ गई? और जब ऐसा हुआ तो पंजाब में ही दो जगह थी, एक का नाम था बाजौर और दूसरे का नाम था भैरा, ठीक है। बाजौर और भैरा, इन दोनों जगहों पर एक जाति है जिसका नाम है यूसुफजाई जाति। कौन सा नाम है? यूसुफजाई जाति। ये एक जाति है यूसुफजाई जाति जो पिंडारियों के समान है, बार बार आक्रमण करने का काम करती है। किस पर? बाजौर और भैरा पर, ठीक है। ये एक पिंडारियों के समान लूटपाट करने वाली जाति थी यूसुफजाई जाति। और ये क्या करती है? बाजौर और भैरा पर बार बार अभियान करती है, बार बार आक्रमण करती है। और यहाँ के लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किससे? यूसुफजाई जाति से। चूंकि बाबर यहीं पर था, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये बाबर के पास में आ जाता है, तब लोग बाबर के पास जाकर, ठीक है, यूसुफजाई जाति से इसकी रक्षा करने, अपने लोगों की रक्षा करने की सिफारिश करते हैं। कौन? यहाँ के लोग। कौन कौन? बाजौर और भैरा के लोग। ऐसा बात समझ में आ गई? ठीक है। जब ऐसा हुआ तो बाबर क्या करता है? सबसे पहले 1500, ठीक है, कहां पे? बाजौर और भैरा में। सबसे पहले 1519 में पहली बार आक्रमण करता है। कहां पर? पंजाब के कहां पर? बाजौर और भैरा में। जब 1519 में सबसे पहले आक्रमण करता है बाबर, ठीक है, तो यहां पर कब करता है? 1519 में, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले बाबर 1519 में ही तोप खाने का प्रयोग करता है। काय का? तोप खाने का प्रयोग।
तोप खाने का प्रयोग करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बाबर ने सबसे पहले कहां पर तोप खाने का प्रयोग किया था, तो बता दीजिएगा बाजौर और भैरा के समय में युद्ध जब हुआ पंजाब के क्षेत्र में, तो बाबर ने 1519 में तोप खाने का प्रयोग किया। बात क्लियर है? और अब यहां जब बाबर आया तब इसे पता चला कि जहां मैं आना चाहता था, कहां पर, भारत आना चाहता था, वो तो यही है। बात समझ में आ गई? और बाबर को यहां पता चलता है कि बाबर कहां आ चुका है, भारत। और बचपन में बाबर कहां आना चाहता था, भारत ही आना चाहता था। बाबर कहां गया, भारत आ चुका। ठीक है, लेकिन अभी भी बाबर क्या था, अनजान था कि भारत का जो केंद्र है, बात समझ में आ गई, सत्ता का जो केंद्र है वो आखिर क्या है। और इसी दौरान, ठीक है, बाबर यहां पर कंटिन्यू अभियान करता है, बार बार कहां पर, यूसुफ जाई जाति के चक्कर में, ये पंजाब वाले क्षेत्र में 1519 से लेकर 1524 तक, 1519 से लेकर 1524 तक बाबर कंटिन्यू बार बार 4 सफल आक्रमण करता है। कितने? 4 सफल अभियान करता है। ठीक है, लेकिन बाबर को अभी भी यह पता नहीं चलता है कि आखिर जो केंद्र है, जो सत्ता का केंद्र है, वो आखिर भारत में क्या है। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो बाबर बार बार आता है और बार बार यहां सर से लूटपाट करके, क्या करके, लूटपाट करके वापस चला जाता है। कौन? बाबर। और जब ऐसा करता है तो बाबर की जो इमेज है, बाबर की जो छवि है, लोगों के मन में एक लुटेरा बन गई। क्या बन गई? एक लुटेरे की बन गई। बात समझ में आ गई? बाबर की जो छवि है, ठीक है, जो इमेज है, वो एक कैसी बन गई, एक लुटेरे की बन जाती है। और जब लुटेरे की बन जाती है तब इसी दौरान क्या होता है, बाबर अब कैसे भारत तक आता है, सत्ता का केंद्र कैसे पता चलता है, वो देखते हैं। इसको जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आगे चलते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बाद क्या होता है। बाबर जो है, ठीक है, ये बाबर बार बार कहां आ रहा है, पंजाब वाले क्षेत्र में। कहां पर आ रहा है? पंजाब वाले क्षेत्र में। और बार बार क्या करके जा रहा है, लूटपाट करके जा रहा है। ठीक है, और जब लूटपाट करके जा रहा है तो बाबर की जो इमेज है, ठीक है, वो कैसी बन गई है, लुटेरे की बन गई है। किसकी इमेज? बाबर की इमेज। ठीक है, दूसरी तरफ यहीं पर क्या होता है कि भारत जो है, भारत का जो इस समय पर केंद्र हुआ करता था, सत्ता का केंद्र हुआ करता था, वो हुआ करता था दिल्ली और आगरा। क्या हुआ करता था? आगरा। पहले जो भारत की जो यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी वो दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन सिकंदर लोदी ने, ठीक है, भारत की जो राजधानी बना दी थी वो किसको बना दिया था? आगरा को बना दिया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने ही आगरा की स्थापना की थी। कब? 1504 में। ठीक है, किसकी स्थापना? आगरा की। किसने की थी? आगरा की। ठीक है, किसने की थी भैया? तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने। बात समझ में आ गई? सिकंदर लोदी ने 1504 में काहे की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने 1504 में जो स्थापना की थी वो आगरा की थी। और 1506 में इसी सिकंदर लोदी ने आगरा को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया था। राजधानी स्थापित किया था, राजधानी के रूप में स्थापित किया। बात क्लियर है? और जब ऐसा किया तो अब जो भारत का जो सत्ता का केंद्र बन चुका था वो क्या बन चुका था भैया? दिल्ली और आगरा। बात समझ में आ गई? और यहां पर शासन कर रहा था, ठीक है, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। बात समझ में आ गई? कौन शासन कर रहा था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, जब इब्राहिम लोदी दिल्ली पर शासन कर रहा था, मतलब यह मैं ये कहूंगा दिल्ली और आगरा में की गद्दी पर बैठा था। कौन? इब्राहिम लोदी। इसी समय इब्राहिम लोदी का एक चाचा होता है। क्या होता है? चाचा। इंडिया में भाई दो ही रिश्ते बहुत फेमस हैं। इंडिया में, अपने भारत में जो है ना, वो दो ही रिश्ते बहुत फेमस हैं। एक तो मामा, ठीक है, देख लो आप सनातन, वो ये क्या बोलते हैं, युगों से देख लो, कंस मामा, शकुनी मामा, कौन से फेमस है? मामा रिश्ता बहुत फेमस है। और दूसरा चाचा। जब से मिर्जापुर सीरीज आई है भाई साहब, चाचा तो और ज्यादा फेमस हो गए, है ना? ठीक है, तो भैया इनके एक चाचा थे। ठीक है, क्या थे? चाचा। और उन चाचा का नाम है, क्या नाम है? आलम खां लोदी। क्या नाम है भैया? आलम खां लोदी। ठीक है, ये आलम खां जो लोदी है, ये चाचा है किसका? इब्राहिम लोदी का। और यही आलम खां लोदी इब्राहिम लोदी को खत्म करके दिल्ली
और आगरा पे क्या करना चाहता है, अधिकार करना चाहता है। इसी समय ठीक है, इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी के जो पंजाब वाला क्षेत्र है ना, पंजाब का सूबेदार जो है, पंजाब का जो सूबेदार है वो है कौन, दौलत खां लोदी। कौन है, दौलत खां लोदी। ये कहां का सूबेदार है भैया, तो ये पंजाब का सूबेदार है। कहां का, पंजाब का सूबेदार है कौन, दौलत खां लोदी। और इनके चाचा कौन है, आलम खां लोदी। ये भाई सब चाहते हैं दिल्ली और आगरा पे अधिकार। और ये जो दौलत खां लोदी है ये सोचता है आखिर कब तक हम गुलामों की जिंदगी बिताएंगे, आखिर हम भी तो कभी राजा बने। और भाई सब ये भी चाहते हैं इन दोनों जगहों पर अधिकार करना। और आपने सुना होगा जब दो लोग आप एक ही प्रवृत्ति के होते हैं तो जल्दी मिल जाते हैं, सुना भी होगा, ठीक है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीर से नीर, ठीक है, कीचड़ से कीचड़ मिले, मिले नीच से नीच। और भाई सब ये दोनों बहुत जल्दी ही आपस में मिल गए, ठीक है, देखा होगा आपने, ठीक है, एक ही संगत वाले, एक ही सोबत वाले लोग बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा क्लासमेट तो ठीक है, गिलासमेट बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। तो भैया देखते हैं इन दोनों को क्या करते हैं। अब देखो जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी, ठीक है, ये जो इब्राहिम लोदी है, एक तरफ इसके दुश्मन हैं कौन, इनके चाचा। चाचा का नाम क्या है, आलम खां लोदी। और दूसरे कौन है, दौलत खां लोदी। ये दोनों क्या है, दुश्मन है किसके, इब्राहिम लोदी के। ये दोनों क्या छीनना चाहते हैं, दिल्ली और आगरा। जब ये दोनों आपस में मिले तो कहते हैं भैया एक काम करना, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले किसको खत्म करो, इस इब्राहिम लोदी को खत्म करते हैं। और एक काम करो, आलम खां लोदी कहता है कि हम दिल्ली ले लेंगे, तुम आगरा ले लेना, ठीक है, हम दिल्ली ले लेंगे, तुम आगरा ले लेना, अपन तो भाई है, आपस में इसको पहले तो निपटा दें, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे, तुम दिल्ली रख लेना, हम आगरा रख लेंगे, ठीक है। कहता अपनी बात बाद में होती रहेगी, पहले इसको खत्म करते हैं। बात समझ आ गई, पहले किसको खत्म करने की बात की जा रही है, इब्राहिम लोदी को। बात समझ आ गई। और जब इब्राहिम लोदी को खत्म करने की बात की जा रही है तो भैया देखो क्या होता है, ठीक है। देखिए अब ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं, कौन कौन, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। दोनों की माउंटेन ड्यू के पैक चल रहे हैं। बात समझ में आ गई, बढ़िया माउंटेन ड्यू का पैक वैक चल रहा है और दोनों बैठे हुए हैं। अच्छा अब दोस्तों में सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, तेरे भाई को कौन सा चढ़ती है ना जो दोनों बैठे हुए हैं, ये बोल रहा है तेरे भाई को नहीं चढ़ती, ठीक है, तो ये कह रहा है तेरे भाई को कौन सा चढ़ती है। बात समझ में आ गई। और माउंटेन ड्यू के पैक चल रहे हैं। अब देखो बात क्या होता है, ये दोनों योजना बनाते हैं किसको खत्म करने की, दौलत खां लोदी को। दौलत लोदी वो सॉरी इब्राहिम लोदी को खत्म करने की क्या बना रहे हैं योजना, कौन कौन, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। जब ये दोनों योजना बनाते हैं इन दोनों को खत्म करने की, तो ये कहता है कि मेरे पास एक योजना है। आलम खां लोदी कहता है मेरे पास एक योजना है। तो दौलत खां लोदी बोलता है कि बोलो फिर, क्या दिक्कत है, काहे परेशान हो, जल्दी बोलो फिर। तो आलम खां लोदी बोलता है कि काम करते हैं, मैं डायरेक्ट अटैक कर देता हूं किसके ऊपर, इब्राहिम लोदी के ऊपर। भाई साहब ये आदमी तुरंत क्या बोलता है, मैं डायरेक्ट अटैक कर दूंगा किसके ऊपर, इब्राहिम लोदी के ऊपर। दौलत खां लोदी ने तालियां बजा दी, कहता मान गए तेरी ताकत को, मजा आ गया, ये हुई मर्दों वाली बात। फिर कहता है अच्छा, कहता कितनी सेना है वैसे तुम्हारे पास, तो कहता है मेरे पास है 25,000 सैनिक। कितने, 25,000 की सेना है मेरे पास। तो कहता है इतनी मेरे पास है, 25,000 मेरे ही पास है, ठीक है। 25,000 किसके पास, आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी, इतनी मेरे पास है। फिर लेकिन दौलत खां लोदी बोलता है कि लेकिन सुन तो लो, इस व्यक्ति के पास 5 लाख की सेना है। किसकी, 5 लाख की। और मैं मानता हूं कि तू रिश्ते में इसका चाचा होगा, किसका, आलम खां लोदी का, लेकिन हरकतों में आज ये तेरा चाचा है। समझ गए, ठीक है। ये कहता है मानता हूं कि तू रिश्ते में इसका चाचा होगा, किसका, इब्राहिम लोदी का, लेकिन हरकतों में कौन है, आज इब्राहिम लोदी तेरा चाचा है। जा कर दे डायरेक्ट आक्रमण। कहता है आइडिया फ्लॉप। भाई साहब आलम खां लोदी का पहला आइडिया क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद कहता है एक और आइडिया है।
थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहता है एक और आइडिया है। कहता है क्या आइडिया है? कहते हैं हम किसी से सहायता मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सहायता। अब दौलत खान लोधी कहता है कि सहायता? कैसी सहायता? कहते हैं यार हम किसी से सहायता मांगेंगे, उससे कहते हैं कि देखो आज हमें जरूरत है तुम हमारी मदद कर दो, कल जब तुम्हें जरूरत होगी हम तुम्हारी मदद कर देंगे। कहता है अच्छा ऐसा हो जाएगा? कहता है काहे नहीं होगा? कहता है तो किसको सोचोगे? और इस समय पर सबको पता था कि एक ही व्यक्ति इन्हें याद आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति है जिसने एक बार पहले भी किसको? इब्राहिम लोदी को हराने का काम किया है खतौली के युद्ध में। कब? 1517 में। और उस व्यक्ति का नाम है राणा सांगा। ये व्यक्ति याद आता है किसको किसको? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी को। जैसे ही ये दोनों को एक ही नाम याद आता है, थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहते हैं अगर ये गलती से इसने जीत लिया तो ये हमारा तुम्हारा तो छोड़ो दिल्ली में शासक बनना, ये खुद ही दिल्ली का शासक बन के बैठ जाएगा। ठीक है? तो भाई साहब ये जो तुमने सोचा है, किसने? राणा सांगा। दोनों ने ही एक साथ कह दिया भैया ये ना हो पाएगा, ये नहीं। राणा सांगा बिल्कुल नहीं। अब देखो दो आइडिया फ्लॉप हो गए। पहला तो कौन सा फ्लॉप हो गया कि भैया डायरेक्ट आक्रमण करना था तो वो खत्म हो गया। दूसरा राणा सांगा जो आइडिया आया वो भी फ्लॉप हो गया। अब सोच रहा है आलम खां लोधी, कहता है यार एक काम करते हैं, बाहर से विदेश से कोई व्यक्ति बनाते हैं, शार्प शूटर बुलाएगा, ठीक है? और वो क्या करेंगे? हम उस ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जो सिर्फ लूटपाट करता हो, ठीक है? एक व्यक्ति को बुलाएंगे जो सिर्फ क्या करे? लूटपाट करे। और उससे कह देंगे कि क्या करोगे तुम? जब हम यहाँ के शासक बन जाएंगे तो जितने दिन तुम चाहो उतने दिन तुम क्या कर सकते हो? भारत में लूटपाट कर सकते हो। जैसे ही दौलत खां लोधी ने यह सुना कि भाई साहब किसकी जरूरत है? लुटेरे की। किसकी जरूरत है? लुटेरे की। भाई साहब को लुटेरा चाहिए है एक। किसको? आलम खां लोधी को। तो आलम खां लोधी का जैसे ही लुटेरा की बात सुनी किसने? दौलत खां लोधी ने। दौलत खां लोधी यहां उछल पड़ा, कहता है बस अब मैं काम सेट कर दूंगा। अब ये क्यों उछल पड़ा? क्योंकि ये भैया कहां का सूबेदार था? तो आपको पता होगा ये सूबेदार है कहां का? पंजाब का। मैंने अभी भी आपको बताया ये कहां का सूबेदार था? पंजाब का। और चूंकि आपको पता होगा कि पंजाब में ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाबर, ठीक है? वो बार बार क्या कर रहा है? लूटपाट करने का काम कर चुका है। मतलब बाबर की जो इमेज है वो कैसी हो चुकी है? लुटेरा टाइप, है ना? और जब ऐसा हुआ तो भैया जो ये जो व्यक्ति है, ठीक है, दौलत खां लोधी, ये बड़ा खुश हो गया। आलम खां लोधी कहता है जब पता है, ठीक है, बाबर के बारे में जानता है तो जल्दी देर काहे कर रहा है नालायक? जल्दी फोन लगा। किसको? बाबर को। दौलत खां लोधी कहता है मेरे पास नंबर को नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है। तो कहता है नंबर नहीं है तो फिर काहे को बैठा है? पता बता तो होगा, एड्रेस निकाल, जल्दी से लेटर लिखते हैं। और भाई साहब बाबर को इन दोनों ने मिलकर क्या लिख दिया? एक पत्र लिखते हैं। और पत्र में कहते हैं कि बाबर तुम भारत आओ। भारत में इस समय पर जो सत्ता का केंद्र है वो क्या है? दिल्ली और आगरा है। क्या क्या है? दिल्ली और आगरा है इस समय पर सत्ता का केंद्र, ठीक है? तुम यहां आओ, हम तुम्हारी क्या करेंगे? युद्ध में सहायता करेंगे। तुम यहां पर इब्राहिम लोदी को खत्म कर दो, ठीक है? और यहां पर हम तुम्हें, जब हम यहां के शासक बन जाएंगे तो हम तुम्हें इजाजत दे देंगे, जितने दिन तुम चाहो वहां पर क्या कर सकते हो? लूटपाट करने का काम कर सकते हो। बाबर को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। बाबर ने कहा कि यार पता चल गया कम से कम सत्ता का केंद्र कहां है, ठीक है? बाबर खुश हो गया। बाबर कहता है वो तब तो ठीक है। रिप्लाई में भाई साहब ने भी एक पत्र लिख ही दिया, मैसेज करता है, कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, यहां पर इब्राहिम लोदी की जो ताकत है, सेना कितनी है? तो कहता है उसकी काहे परेशान करते हो? हम है ना तुम्हारी सहायता करने के लिए। कौन कह रहा है? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। कहता है वो सब तो ठीक है, फिर भी बता तो दो। कहता है ज्यादा नहीं है, बस 5 लाख। कहता है 5 लाख? अच्छा। इस समय पर बाबर की हुआ करती थी खुद 25,000। कितनी? 25,000 सेना थी, ठीक है? तो कहता है कि तुम उसकी सेना की चिंता ना करो, हमारे पास भी कितनी है? 25,000। बाबर ने रिप्लाई करके फिर लिखा, नालायको, तुम ये सहायता दे रहे हो या सहायता मांग रहे हो? अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत होती तो तुम खुद ना अटैक कर देते इस आदमी पर। तुम ये सहायता दे नहीं रहे हो, सहायता मांग रहे हो। अब इन दोनों को लगा अगर बाबर यहां नहीं आया तो हमारा जो तरीका है या हमारा जो प्लान है वो क्या हो जाएगा? फ्लॉप हो जाने वाला है। अब टेंशन में आ गया कौन? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। और जब ऐसा हुआ तो इन्होंने बाबर से कहा कि एक व्यक्ति है जो पहले भी किसको हरा चुका है? इब्राहिम लोदी को हरा चुका है 1517 में खतौली के युद्ध में। कब हरा चुका है? 1517 में खतौली के युद्ध में, ठीक है? बात समझ में आ गई? और ये व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ हो गया
कौन? राणा सांगा। किस युद्ध में हराया भैया? तो याद रखिएगा खतौली का युद्ध। ठीक है, अगर ये व्यक्ति ने तुम्हारा साथ दे दिया राणा सांगा ने, तो जाहिर सी बात है तुम्हें इसको हराने से कोई नहीं रोक सकता। बाबर ने कहा नंबर दे जल्दी फटाफट, फिर देर काहे कर रहा है? ये दोनों कहते हैं नंबर नहीं है, एड्रेस है ले लो। भाई साहब ने, अब बाबर क्या करता है, इस राणा सांगा को क्या लिखता है? पत्र लिखता है। किसको? राणा सांगा को। और जब राणा सांगा को पत्र लिखा तो बाबर, अब देखिए क्या कहता है बाबर जो है वो पत्र लिख रहा है किसको? राणा सांगा को। बाबर जब राणा सांगा को पत्र लिखता है तो राणा सांगा के पत्र में कहता है कि मैं तुम मेरा क्या कर दो? युद्ध में साथ दो। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में साथ दो। अगर तुम मेरा युद्ध में साथ देते हो तो मैं तुम्हें 1/2 भारत, मतलब आधा भारत, आधा हिंदुस्तान देने के लिए तैयार हूं। कौन कहता है? बाबर। और जैसे ही ये राणा सांगा ये बात सुनता है, 1/2 भारत की बात सुनता है, राणा सांगा तैयार हो जाता है किसका साथ देने के लिए? बाबर का। बात समझ आ गई? और जब ये युद्ध में मतलब सही वो तैयार हो गया साथ देने के लिए, तो बाबर यहां पर युद्ध का ऐलान कर देता है किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। और इब्राहिम लोदी को एक जगह डिसाइड कर दी जाती है, कौन सी? पानीपत की जगह डिसाइड कर दी जाती है। और यही ये एक युद्ध होगा जिसे नाम जानेंगे आप पानीपत का प्रथम युद्ध। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये होना था कब? 1526 में। कब होना है? 1526 में। ये भैया डिसाइड कर दी गई, एक जगह डिसाइड कर दी गई। और यहां पर कौन कौन युद्ध, किसका किसका युद्ध होने वाला है? तो भैया एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ आएगा कौन? इब्राहिम लोदी। बात समझ आ गई? तो भैया बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में एक युद्ध होगा जिसे जाना जाएगा कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। जब ये होगा, ठीक है, तो अब बाबर जो है, बाबर का साथ देने किसको आना है? राणा सांगा को। ठीक है, और राणा सांगा यहां पर क्या हुआ है कि अभी तक नहीं आया है। बाबर यहां आ चुका है और डेट डिसाइड कर दी गई है किसकी? इब्राहिम लोदी से युद्ध करने की। 1526 में डेट डिसाइड कर दी गई। ठीक है, और जब डेट डिसाइड कर दी गई तो बाबर अब यहां पर बार बार देख रहा है कि राणा सांगा क्या कर रहा होगा? आ रहा होगा। राणा सांगा क्या कर रहा होगा? आ रहा होगा। ऊंचे उठ कर देख रहा है। कौन? राणा सांगा। यहां पर इब्राहिम जो लोदी है, इसकी जो सेना की बात करूं तो भाई साहब के पास 3 लाख घुड़सवार, ठीक है, और 2 लाख पैदल सैनिक हुआ करते थे। बात समझ में आ गई? और ये इनको साथ में लेकर आ रहा है। भाई सब यहां पर अब तब तक अपना क्या करते हैं? युद्ध सजाने का काम करते हैं। ठीक है, कौन? बाबर। और जब युद्ध सजाने का काम करता है बाबर, तब यहां पर, ठीक है, ये बार बार घोड़े पे उठ कर ऊंचे होकर दिख रहा है कि यार बाबर नहीं आया, वो सॉरी राणा सांगा नहीं आया, कोई नहीं आ रहा है। टेंशन में आ गया बाबर, कहता मरवा दिया नालायकों ने। ठीक है, बुला तो लिया भारत, आ कोई नहीं रहा है। ठीक है, टेंशन में कौन आ गया? बाबर। अब बाबर जब टेंशन में आ गया, ठीक है, अच्छा राणा सांगा क्यों नहीं आया? ये भी बात फैक्ट वाली हो गई, पॉइंट वाली हुई कि राणा सांगा क्यों नहीं आया। राणा सांगा जब वापस जाता है, अपना मेवाड़ जाता है, तो मेवाड़ में सभा में कहता है अपने लोगों से कि मैं बाबर को वचन दे आया हूं कि मैं किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में किसका साथ दूंगा? बाबर का साथ दूंगा। और ऐसा करने पर बाबर मुझे 1/2 क्या दे देगा? भारत देने के लिए तैयार है। क्या दे देगा? 1/2 भारत सौंप देगा। तब बाबर, राणा सांगा के लोग कहते हैं कि राणा सांगा तेरे दिमाग में पत्थर आ गए हैं क्या? 1/2 राज्य ये तुम उसे दे रहे हो या उससे ले रहे हो? ये हमने पहले भी किसको? इब्राहिम लोदी को हरा चुके हैं। तुम आज बोलो तो आज हम तुम्हें पूर्ण भारत या पूरा भारत दिला सकते हैं। तुम आज बोल दो, आज हम युद्ध कर देंगे किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। और पूरा का पूरा भारत किसका होगा? तेरा होगा। ये तू किसका साथ दे रहा है? बाबर का जो साथ दे रहा है। एक दिन यही व्यक्ति क्या करेगा? तुझसे ये आधा भारत जो देने की बात कर रहा है ना, ये आधा भारत देगा और ये आधा भारत छीन अलग लेगा। ये साथ दे नहीं रहा है, ये साथ तुझसे मांग रहा है। जैसे ही ये बात सुनी राणा सांगा ने, राणा सांगा पानीपत के युद्ध में नहीं आया। यहां बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने। इब्राहिम लोदी तो आ चुका है अपनी कितनी सेना लेकर? 5 लाख की सेना लेकर, 3 लाख घोड़े और 2 लाख पैदल, इतने सैनिक लेके आ चुका है। बेचारा बाबर टेंशन में, कहता है अब क्या करूं? इस बेचारे ने पूरा क्या कर लिया था? युद्ध भूमि सजा ली थी। अब देखो, बाबर ने इस युद्ध में
वही पद्धति का प्रयोग किया, कौन सा, तुगलमा पद्धति का प्रयोग करता है। और जब तुगलमा पद्धति का प्रयोग करता है, अगर मैं तुगलमा पद्धति की बात करूं तो अभी भी मैंने बताया कि सेना को क्या कर दिया जाता था, टुकड़ियों में बांट दिया जाता था। अगर मैं बात करूं तो इस युद्ध के दौरान, ठीक है, तुगलमा पद्धति में इस प्रकार से क्या किया जाता था, युद्ध भूमि में दोनों तरफ क्या खुदवा दी देते थे, खाई खुदवा दी जाती थी, इस तरफ और इस तरफ, और उनमें भाले गड़वा दिए जाते थे। बात समझ में आ गई। और साथ ही साथ सबसे पहले आगे रखी जाती थी पैदल सेना। कौन सी सेना, पैदल सेना। उसके बाद कौन से, घोड़सवार रखे जाते थे, ठीक है, और उसके पीछे रखी जाती थी तोपें। क्या रखी जाती थी, तोपें, ठीक है। जैसे ही युद्ध का एक उसूल होता था, एक नियम होता था, जो व्यक्ति जिसके सामने होगा, मतलब पैदल के साथ पैदल लड़ेगा, ठीक है, घुड़सवारी के साथ घुड़सवारी लड़ेगी, ठीक है। जैसे ही इसके सामने पैदल सेना दिखाई दी किसके, इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी ने क्या कर दिया, यलगार हो या मतलब आदेश दे दिया, काहे का, युद्ध का, और पैदल सैनिकों के सामने पैदल सैनिक भागने लगे। बाबर ने यहां तुरंत ही क्या कर दिया, तुरंत ही इशारा किया, ये पैदल सैनिक राउंड होकर पीछे आ गए, और पीछे कौन आने लगे, ये घोड़सवार सैनिक। अब सामने पैदल सैनिक के सामने कौन आ गई, तोपें। जैसे ही ये इस बाउंड्री लाइन के इस बीच में आए, ठीक है, इन्होंने तोपें बरसाना चालू कर दिए। अब सैनिक बेचारे या तो इस तरफ भागेंगे या उस तरफ भागेंगे, और जो सामने आएंगे वो किससे मारे जाएंगे, तोप से। अब 5 लाख लाता इब्राहिम लोदी या 50 लाख, लेकिन मरेंगे सब तोपों से। बात समझ में आ गई। और कहते हैं एक वजह ये भी थी, इस समय तक भारत में तोपों का यूज नहीं हुआ था। किसका उपयोग, तोपों का उपयोग नहीं हुआ था। और जब ऐसा हुआ तो इनके जो हाथी थे इब्राहिम लोदी के, वो घबरा गए, और इनके हाथियों के नीचे कुछ सेना मारी गई, किसकी, इब्राहिम लोदी की। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस पद्धति को ही क्या कहा जाएगा, तुगलमा पद्धति। बात समझ में आ गई। इस एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस युद्ध में बाबर की जीत की वजह क्या थी, तो याद रखिएगा, तोप, इसका तोप यूज होना, तोप खाना का प्रयोग करना ही इसकी युद्ध की क्या थी, जीत की क्या थी, वजह थी, कारण था। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, तो इस युद्ध में कौन जीता, बाबर जीतता है। किसकी जीत हुई, बाबर की। चलिए नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं। आगे देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में कब हुआ, 1526 को हुआ। कौन जीता, तो याद रखिएगा, बाबर जीता। दूसरा युद्ध होता है कौन सा, खानवा का युद्ध। कौन सा, खानवा का युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध में अगर मैं बात करूं तो इस युद्ध में ये जो युद्ध होगा वो होगा 1527 को, ठीक है। इस युद्ध में बाबर जानता था, ठीक है, कि राणा सांगा कभी ना कभी अटैक करेगा, इसीलिए राणा सांगा के खिलाफ, किसके खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ बाबर अभियान करता है। और इस युद्ध को कहा जाता है खानवा का युद्ध। कब होगा, 1527 में। और इस युद्ध में राणा सांगा को पराजित करता है बाबर, ठीक है। इसकी हार होती है और इनकी क्या हो जाती है, जीत। बात समझ में आ गई। इस युद्ध के बाद नेक्स्ट जो युद्ध होगा वो होगा, इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था मेदिनी राय ने। किसने साथ दिया था, मेदिनी राय ने। और चूंकि जब मेदिनी राय ने इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया तो अगला युद्ध, ठीक है, वो होता है चंदेरी का। कौन सा, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। कब, 1528 में। कब होता है, 1528 में होता है। और अगर मैं बात करूं किसके किसके बाद, तो भैया एक तरफ रहने वाला है बाबर वर्सेस, दूसरी तरफ रहने वाला है मेदिनी राय। कौन रहने वाला है, मेदिनी राय। और मेदिनी राय इस युद्ध में बाबर का साथ दिया। बाबर एक व्यक्ति ने, जिसका नाम आप जानते हैं, इसमें सेनापति जो था बाबर का, वो था शेर शाह सूरी। इस युद्ध में बाबर का साथ दिया, या बाबर का सेनापति था कौन, शेर शाह सूरी। और इस युद्ध में मेदिनी राय को पराजित करता है कौन, बाबर, ठीक है। मतलब इस युद्ध में हार होती है मेदिनी राय की और जीत होती है किसकी, बाबर की। बात समझ में आ गई। और इसी के बाद, ठीक है, मेदिनी राय के बाद मेदिनी राय का साथ दिया किसने, अफगानों ने। और जब ऐसा हुआ तो बाबर के तरफ से, जब ऐसा हुआ तो बाबर ने एक और युद्ध छेड़ दिया, किसके साथ, अफगानों के साथ। किसके साथ, अफगानों के साथ। और जब ऐसा हुआ तो ये युद्ध हुआ था किसके, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। इसलिए इस युद्ध को नाम दिया गया घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। कब होता है ये, 1529 में। चूंकि शेरशाह सूरी खुद एक अफगान था, इसीलिए शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में किसका साथ नहीं दिया, बाबर का साथ नहीं दिया। और इस युद्ध में एक तरफ रहता है बाबर
ठीक है। और शेरशाह सूरी ने इसका साथ छोड़ दिया, बाबर का साथ छोड़ दिया और दूसरी साथ रहेंगे अफगान, ठीक है। और इस युद्ध में अफगानों की क्या होती है, हार होती है। क्या होती है, हार होती है। और 1529 में बाबर क्या करता है, एक नेक्स्ट युद्ध मतलब घाघरा का युद्ध भी क्या कर देता है, जीत जाता है। बात समझ में आ गई। जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो बाबर ने जो ये 4 युद्ध लड़े, ठीक है, ये इसके साम्राज्य के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख युद्ध साबित हुए। किसके साम्राज्य के, बाबर के साम्राज्य के। किसके साम्राज्य के, बाबर के साम्राज्य के। और बाबर के समय में, ठीक है, बाबर के समय में बाबर ने 4 युद्ध लड़े, ठीक है। और इनकी अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक भी मैं आपको याद करा सकता हूं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप लाइन से भी याद कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलता हूं, ठीक है। बाबर, अगर मैं बात करूं तो बाबर की बात, बाबर ने इन 4 प्रमुख युद्धों को जीतने के बाद, ठीक है, बाबर ने इन 4 प्रमुख युद्धों को जीतने के बाद 1529 में इन्होंने चौथा युद्ध लड़ा। मतलब पहला युद्ध कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा, ठीक है, तो दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध। तीसरा चंदेरी का युद्ध। चौथा कौन सा, आपका घाघरा का युद्ध, ठीक है। चारों क्रम से लड़े हैं, 1526, 1527, 1528 और 1529। एग्जाम में कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है कि क्रम से इनके युद्धों को अरेंज कीजिए या लिखिए, व्यवस्थित कीजिए। बात क्लियर है आपको, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होता है कि 1530 के समथिंग, 1530 के दौरान बाबर की क्या हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। और जब बाबर की तबीयत खराब हो गई तो हुमायूं की जब तबीयत खराब हो गई तो हुमायूं की तबीयत को सही करने के लिए बाबर खुदा से दरख्वास्त करता है और कहता है कि या अल्लाह मेरी चाहे जान ले ले लेकिन मेरे बेटे की जान बख्श दे। और शायद खुदा ने भी कहा होगा कबूल है, ठीक है। और किसकी मृत्यु हो गई, 1530 में मृत्यु हो जाती है किसकी, बाबर की। बात समझ में आ गई। और जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर को सबसे पहले, ठीक है, इसको दफनाया गया कहां पे, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बात समझ आ गई। बाद में बाबर को जो मकबरा बनवाया गया या बाबर को इसकी जो अस्थियां हैं इनको निकाल कर इनके घर वालों ने कहां दफनाया गया, काबुल में। क्योंकि बाबर चाहता था कि मेरी जो अस्थियां हैं वो कहां दफनाई जाए, काबुल में। इसीलिए बाद में काबुल के काबुली बाग में बाबर को दफनाने का काम किया गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। कुछ चीज़ें और क्लियर की लेते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए जल्दी से फटाफट इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि किस युद्ध के बाद बाबर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो याद रखिएगा, जब बाबर पहला युद्ध जीता भारत में, कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो बाबर ने काबुल के लोगों को बहुत सारे चांदी के सिक्के दान किए थे, अपने प्रजा को चांदी के एक सिक्का दान किया था। इसीलिए वहां के लोगों ने बाबर को कहा कि कलंदर की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। किस युद्ध के दौरान, पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान। बात क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो याद रखिएगा, जब दूसरा युद्ध हुआ था, कौन सा, खानवा का युद्ध। दूसरे युद्ध के दौरान बाबर के जब सैनिक कमजोर पड़ने लगे, किसके सामने, तो याद रखिएगा, राणा सांगा के सामने जब कमजोर पड़ने लगे तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया। बात समझ आ गई, किसका नारा दिया, जिहाद का। और याद रखिएगा, जिहाद जब किसी युद्ध को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे जिहाद का नाम दिया जाता है। और याद रखिएगा कि कौन सा, दूसरे युद्ध, कौन सा युद्ध, राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ था, कौन सा, ठीक है। तो राणा सांगा के साथ आपको याद होगा कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। इसी युद्ध के दौरान कौन सा नारा दिया गया था, तो जिहाद का। कौन सा, जिहाद का नारा किस युद्ध के दौरान दिया गया, जिहाद का नारा खानवा के युद्ध के दौरान दिया गया, ठीक है। तो लाइन से आप नोट कर रहे थे तो लाइन से नोट कीजिए, ठीक है। जिहाद का खानवा के युद्ध के दौरान, किस युद्ध के दौरान, खानवा के युद्ध के दौरान दिया। बात समझ में आ गई, किस युद्ध के दौरान दिया, खानवा के युद्ध के दौरान दिया। इंपॉर्टेंट बातों में से एक और याद रखिएगा, ये जो बाबर है इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने अपनी क्या लिखी थी, आत्मकथा लिखी हुई थी। और इसने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी
वो लिखी थी तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। और वो नाम दिया था तुजुक ए बाबरी। कौन सा नाम दिया था? तुजुक ए बाबरी का नाम दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उसका नाम दिया था तुजुक ए बाबरी। और इसी तुर्की भाषा की तुजुक ए बाबरी को बाबर ट्रांसलेट अकबर के समय में ट्रांसलेट किया जाता है। किस भाषा में? फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और वो करने वाले व्यक्ति का नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। और इस फारसी भाषा में जब ट्रांसलेट किया गया तो इसे नाम दिया गया था कौन सा? बाबरनामा का। क्या नाम दिया गया? बाबरनामा का। बात क्लियर है? तो ये रहा आपका बाबर। ठीक है, आई होप यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आपका इतना ही जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इतने से आपका पूरा बाबर कंप्लीट होता है। आज आपको एक बात समझ में आ गई होगी, बाबर कैसे आया, ठीक है, कहां से भारत तक आया और कैसे भारत में इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय, सब खैर।